हमने कैंटो 1 कर लिया हुआ है एज़ यू नो, रेप ऑफ द लॉक का, और कैंटो 2 की भी हमने आलमोस्ट काफ़ी लाइंस कर ली हैं, 2 पेजेस के करीब कर लिया है, लेकिन वो उस दिन शायद आप क्लास में नहीं थी। बहरहाल वो लेक्चर तो आपको मिल गया होगा या फिर मिल जाएगा, उसको देख लीजिएगा। ये एक वेबसाइट है जो मैं आज इंट्रोड्यूस करवाने के लिए लेकर आई थी। पहले तो मैं बहुत बार आपको कह चुकी हूँ कि जस्ट लेक्चर या बुक्स पर रिलाई नहीं किया करें, थोड़े से सर्च पे किया करें। ये एक लिट चार्ट्स की जो वेबसाइट है वो मेरी फेवरेट वेबसाइट है, ये ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा litcharts.com। तो इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से हर चीज़ को मेंशन किया। अगर आप इसकी हेडिंग्स को देखते हैं ना टास्क बार में, ये देखें, इंट्रोडक्शन है, प्लॉट समरी है, समरी और एनालिसिस हैं, कैटेगराइज्ड हैं कैंटोज़ में, थीम्स में। इसमें आपको कोर्स भी मिल जाएंगी कि आपने कोर्स कैसे ऐड करनी, कोर्स जो हैं इसकी बनी हुई मखसूस कैरेक्टर्स हैं, टर्म्स भी आपको मिल जाएंगी, कौन कौन सी टर्म्स यूज़ हुई हैं, सिंबल्स भी मिलेंगे, थीम्स भी, एवरीथिंग मिलेगी। अगर मैं आपको दिखाऊं ज़रा, ये देखें, इंट्रोडक्शन में ये चीज़ आ जाती है, ब्रीफ बायोग्राफी ऑफ, ये सारा कुछ जो की फैक्ट्स हैं ये देखें। यहाँ से मैं की फैक्ट्स नोट किया करती थी। फुल टाइटल रेप ऑफ द लॉक है, रिटन कब हुई, कहाँ पे लिखी गई, कब पब्लिश हुई, लिटरेरी पीरियड कौन सा, अगस्टन था, योंड्रा इसका कौन सा है, मॉक हीरोइक नैरेटिव पोइम है, रोमन कैलिफ की सेटिंग बेलिंडा के हाउस के अंदर है, हैम्पटन कोर्ट है, केव ऑफ स्प्लीन है। ये तीनों जो हैं सेटिंग्स प्लेसेस के नाम है जहाँ पे ये इवेंट्स होते हैं। इसके क्लाइमैक्स, एंटागनिस्ट, बैरन है, पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ठीक है, एक्स्ट्रा कैरेट, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे, ये देखिए कितनी इंफॉर्मेटिव चीज़ें हैं जो आपने यहाँ से लेनी है। उसके बाद आप प्लॉट समरी पे आ जाएं। प्लॉट समरी में आपको, प्लॉट समरी का मतलब होता है ओवरऑल समरी की बात हो रही है कि समरी क्या है। ये देखें, ये आपको बिल्कुल डिटेल डिस्कशन में मिलेगी, आप यहाँ से कितना ही पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे ये समरी एंड एनालिसिस पे जब मैंने क्लिक किया तो आप देख रही हैं ये कैटेगरीज आ गई। इसके 5 कैंटोज है, आपने कैंटो 1 पढ़ना है, 2, 3 कौन सा पढ़ना है वो। उसके बाद यहाँ पे थीम्स पे निकालते हैं। हाँ जी, ये गूगल पे हमने मतलब कैसे सर्च आउट करना है? आपने लिखना है रेप ऑफ द लॉक समरी बाय लिट चार्ट्स। जब आप लिखेंगे तो ये आपके सामने आ जाएगी वेबसाइट। फिर इसको ओपन कर लें, अपने पास सेव कर लें, इसका लिंक रख लें या वैसे डाउनलोड कर लें। फिर आपने ये सारी बुक्स के ही है, आप मेरी फेवरेट रही है, मैं इससे प्रिपेयर करती रही हूँ, ठीक है। जब जी, जब आप थी जी बोले मैम, समझ आ गई है, मींस गूगल से ही करना है। हाँ जी, बस ये पूछना था। अच्छा, उसके बाद जब आप थीम्स पे क्लिक करते हैं, ये देखें थीम्स आ गई। इसके अंदर कौन कौन सी रिलीजियस एंड मोरालिटी की है, जेंडर की है, ब्यूटी वर्सेस पॉजिटिव, ये आप खोलेंगे तो आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद कोर्स आ जाती हैं इसकी, ये देखें अभी आपके सामने ओपन हो जाएंगी। उन्होंने पूछा है आपसे कि आपने कौन कौन सी कोर्स चाहिए, सारे कैंटोस की चाहिए या थीम्स की, कौन सी। ये देखें कोर्ट नंबर 1, वो साथ में आपको बताते भी हैं कि बेलिंडा की है, ये कौन से बंदे की है, ठीक है। थीम इसके साथ कौन सी रिलेटेड है, ये देखें, ये कोर्ट्स आपको सारी यहाँ पे मिल जाएंगी। जितनी मर्ज़ी आप यहाँ से कोर्ट्स को ऐड कर लें, उठा लें। कोर्ट्स के बाद आप कैरेक्टर्स पे आ जाएं, किसके अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। ये देखें जितने भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं उनकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। टर्म्स पे आ जाएं, कौन कौन सी आल टर्म्स की कौन कौन सी टर्म्स यूज़ हुई हैं वो आपको मिल जाएंगी। सिंबल्स इसमें कौन कौन से यूज़ हुए हैं, थीम व्हील इसका क्या है, वो सारी चीज़ें आपको, ये एक बेस्ट वेबसाइट है मैं कहती हूँ, ठीक है। ये देखें थीम्स का व्हील बड़ा एक अट्रैक्टिव वे में उन्होंने बना के आपको समझाया हुआ है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे रिलेट कर रही है। अभी ये ओपन हो रहा है, फुल ओपन होगा तो आपको पता चल जाएगा। ये थीम्स में ना, ये देखें ऊपर, द थीम व्हील विजुअलाइजेज ऑल ऑफ द रेप ऑफ द लॉक थीम्स एंड प्लॉट्स पॉइंट ऑन वन पेज, ठीक है। ये कलर्स आपको नज़र आ रहे हैं ना, थीम्स एंड कलर्स की, वो बताएंगे कि ये वाली थीम जो है, यहाँ से आप देखें ये वाली जो चीज़ है, ये वाला जो कलर है ये थीम ऑफ ट्रिवियलिटी को शो कर रहा है, ये वाला कलर ब्यूटी को, ये जेंडर को। ये नीचे जो है ना इसकी डिस्क्रिप्शन आपको सारी फिर मिलेगी, कहाँ कहाँ पे जो है कैंटो 1 के अंदर कहाँ कहाँ पे आपको ये नज़र आती है कौन सी थीम, ये कैंटो 2 के अंदर कौन कौन सी थीम्स कहाँ कहाँ पे हैं, कैंटो 3 के अंदर कौन कौन सी हैं, कैंटो 4 के अंदर, 5 के अंदर, सारी। ये बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क है, बड़ी अच्छी वेबसाइट है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये ऑथेंटिक भी है,
ठीक है। जब हम पढ़ते हैं तो हमारा ही मेन जो इशू होता है वो ये होता है कि ऑथेंटिक हो, जहाँ से हम लें ताकि हम सेटिस्फाइड हो सकें। ठीक है, आज हम जो है वो रेप ऑफ द लॉ का कैंटो 2 पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले हम थोड़ी सी समरी और उसके एनालिसिस पढ़ लें ताकि जब हम टेक्स्ट को पढ़ें तो हमें अच्छे से समझ आ जाए। समरी देख लेते हैं। बेलिंडा, यहाँ पे ये देखिए, इसकी एक और बड़ी अच्छी बात है, जब आप इसे पढ़ते हैं तो जो वर्ड आपका थोड़ा सा मुश्किल होता है या एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है तो आप उसे क्लिक करेंगे ना तो उसकी डिटेल्स आ जाती हैं। ठीक है, कि वर्ड का मतलब क्या है, ये सारी बड़ी अच्छी वेबसाइट है। तो बेलिंडा कौन है? द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द पोएम है। बेलिंडा इज़ वेल्दी एंड ब्यूटीफुल यंग वुमेन हु ट्रेवल्स टू हैम्पटन कोर्ट ऑफ अ डे, सोशलाइजिंग हर एंड लेयर हर रिमार्केबल ब्यूटी अट्रैक्ट्स द अटेंशन ऑफ बैरन। तो आगे भी पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको पढ़ लें, अदरवाइज इसको क्लोज कर देंगे। आपको बेलिंडा के बारे में पता चल गया। बेलिंडा सेल्स अलोंग द रिवर। अब हम देखते हैं कि ब्यूटीफाई करने के बाद, अपने आप को ब्यूटीफाई करने के बाद अब वो थेम्स रिवर की तरफ जा रही है। राइट, कैंटो 2 के अंदर वो थेम्स रिवर की तरफ जा रही होती है और जहाँ पे हम पढ़ते हैं कि वो जो है सन ऊपर चमक रहा होता है। तो बेलिंडा की ब्यूटी जो इतनी होती है कि वो सन भी उसके सामने जो है ना वो लो हो जाता है। तो बेलिंडा सेल्स अलोंग द रिवर थेम्स एंड एवरी वन इज़ डेजल्ड बाई हर ब्यूटी। हर बंदा उसकी जो ब्यूटी है उससे डेजल हो जाता है। शी इज़ वीयरिंग अ बीच व्हील्ड क्रॉस विच इज़ सो स्पार्कलिंग दैट इवन ज्यूज एंड इनफाइडल्स वुड वांट टू किस इट। उसने अपने सीने के ऊपर एक क्रॉस पहना हुआ है जो क्रिश्चियनिटी का सिंबल जो होता है फैशनेबल वे में। तो वो वहाँ पे कहा जाता है कि जो ज्यूज़ हैं यानी कि जिनका ये सिंबल है वो तो उसको, जो क्रिश्चियनिटी के अंदर लोग हैं जो उनके मज़हब के हैं वो तो उसको पिकअप करेंगे ही करेंगे, लेकिन वो लोग जो इनफाइडल्स हैं यानी कि वो उनके रिलीजन से ताल्लुक़ नहीं रखते, उनके रीजन से ताल्लुक़ नहीं रखते, वो लोग भी उसको एडमायर करते हैं। शी स्माइल्स एट एवरी वन एंड हर हाइज आर ल्यूमिनस। ल्यूमिनस कहते हैं जो कि अक्स नज़र आए जिस चीज़ में से, तो उसकी वो हर बंदे को देख के मुस्कुराती है और उसकी आइज़ के अंदर अक्स नज़र आता है। ब्राइट एज द सन, मतलब इतनी ज़्यादा ब्राइट है। शी इज़ सो ब्यूटीफुल दैट एनी फीमेल एरर शी माइट मेक वुड बी इंटेंसली फॉरगेटन व्हेन एनीवन लुक्ड हर फेस। वो कहता है कि वो इतनी खूबसूरत है, ये लाइन्स हमने टेक्स्ट की पढ़ ली हुई हैं, इसकी जो समरी पढ़ ली हुई है कि वो इतनी खूबसूरत है। ये एक पार्ट है जो हमने पढ़ लिया है। वो इतनी खूबसूरत है कि उसके जो फीमेल एरर्स भी हैं, अगर कोई उसकी गलती भी है तो कोई बंदा उसको पनिश भी करना चाहिए, या कोई चीज़ उसकी बुरी भी लगती है, कोई चीज़ उसकी बुरी भी लगती है तो वो उसको जो है ना उसके फेस की तरफ जब देखता है ना तो वो भूल जाता है। ठीक है, वो माफ़ कर देगा उसको। अच्छा, अब ये पॉइंट हो गया जो हमने पढ़ लिया हुआ है। आज जो हमने पढ़ना है ना वो यहाँ से स्टार्ट होता है कि बेलिंडा की जो हेयर हैं उसको क्या रेफ़र किया गया है? टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ मैन काइंड। बेलिंडा के जो हेयर हैं क्योंकि उसकी वजह से सारा फसाद बनता है। अच्छा, तो बेलिंडा की जो हेयर है ना उसकी वजह से सारी डिस्ट्रक्शन होती है, प्रॉब्लम बनती है। ऑल्दो ये डिस्ट्रक्शन कोई इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट या सीरियस नहीं है क्योंकि ये मोक एपिक है तो उसने ट्रिवियल चीज़ों को बड़ा बढ़ा चढ़ा के बताया हुआ। तो डिस्ट्रक्शन जब आप आगे जाएंगे ना तो आपको पता चलेगा कि इतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होती है उसकी वजह से कितना मेस क्रिएट होता है, अजीब सी कोई चीज़ें बन जाती हैं। तो जो बेलिंडा की हेयर है ना इसको मेटाफोरिकली आप कह लें या सिम्बोलिकली इसको रेफ़र किया गया है। ये कोट भी आप लिख सकते हैं कि द डिस्ट्रक्शन ऑफ मैन काइंड इज़ स्टाइल्ड इंटू टू ब्यूटीफुल गर्ल्स। उसने कैसे की हुई थी? टू, वो जो हेयर लॉक ऑफ हेयर्स थी ना, दो थी, एक नहीं थी, दो थी। एक उसने इस टाइप इस जो है राइट साइड पे और एक लेफ़्ट साइड पे अपनी नेक के ना छोड़ी हुई थी कर्ल करके। द लॉक्स, अब ये देखें ये वर्ड है ना लॉक। अब लॉक क्या है ये आपको पता चल जाएगा, सिंबल है लॉक। ठीक है, लॉक क्या है? सिंबल को आपको लिटरेरी टर्म्स भी साथ बताएंगे। बेलिंडाज लॉक ऑफ हेयर कम्स टू सिम्बलाइजेज द अब्सर्डिटी ऑफ द इम्पोर्टेंस अफोर्डेड टू फीमेल ब्यूटी इन सोसाइटी। अब ये देखें सिंबॉलिक मीनिंग बता रहे हैं कि जो बेलिंडा की लॉक ऑफ हेयर है वो किस चीज़ को सिम्बलाइज करिए? अब्सर्डिटी ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ अफोर्डेड फीमेल ब्यूटी इन सोसाइटी को। पॉप ऑफर्स हाइपरबोलिकली, हाइपरबोल कहते हैं किसी चीज़ को उसकी औकात से बढ़ के दिखाना। मेटाफोरिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द टू लॉक्स इन कैंटो 2, ह्यूमरस फ्रेमिंग। ठीक है, तो बेलिंडा की ये जो लॉक्स हैं आप पढ़ेंगे तो इसको मज़ीद भी आगे एनालाइज कर सकती हैं अपनी रिसर्च के लिए। तो बेसिकली सिम्बलाइज क्या कर रहा है? इम्पोर्टेंस, अब्सर्डिटी ऑफ द इम्पोर्टेंस अफोर्डेड टू फीमेल ब्यूटी इन सोसाइटी को। ठीक है, अब लॉक ऑफ हेयर आर सो अट्रैक्टिव दैट एनी मैन हु लुक्स ऑन देम इज ओवरकम विद द डिज़ायर ऑफ हर।
वो कहती हैं कि जो उसकी लॉक्स ऑफ हेयर्स हैं वो इतनी खूबसूरत हैं कि कोई भी बंदा जो उसको मैन देखेगा वो चाहेगा कि वो उसको मिल जाए। द कर्ल्स आर लिब्रेंस, लिब्रेंस कहते हैं ना जुल्फ़ों के जाल में फंसाना। मैं अगर सिंपल सा वर्ड या बोलूँ शायद आप हंस भी पड़ेंगे इस बात पे, तो ये लिब्रेंस वो हैं जाल में फंसाने वाली। इन विच लव डिटेन्स हिज स्लेव्स, जिसके अंदर वो ऐसे मतलब उसके स्नेयर्स ऐसे हैं, उसकी जो जुल्फ़ें हैं जो वो ऐसी हैं कि उसके अंदर लव को स्लेव बनना ही पड़ता। बाइंडिंग मेंस हर्ट इन स्लेंडर चेन्स, इतनी बुरी तरह से वो जकड़ती हैं ना सामने वाले को कि बाइंड कर लेती हैं एक मेंस के हर्ट को अपनी उन ताकतवर चेन्स के अंदर। ताकतवर चेन्स, ब्यूटीफुल लॉक ऑफ हेयर्स। द बैरन इज़ वन सच अ मैन, बैरन भी उन्हीं आदमी में से एक था जो गुलाम बन जाते हैं इस तरह से, ब्यूटी के पीछे मरते हैं जो लोग, ठीक है। एंड ही रिजोल्व्स टू टेक वन लॉक, और वो जो है ना वो इरादा करता है कि वो एक लॉक उनमें से लेके रहेगा, आइदर दो ट्रिकी और बाय फोर्स, चाहे तो वो अपनी ट्रिक के साथ उसको मना के उससे ले ले या फिर बाय फोर्स रेप कर ले। अब आपने अगर नोट किया हो तो नाम है रेप ऑफ द लेक। रेप होता है बाय फोर्स किसी चीज़ को अटेन करना, तो वो जो है रेप ऑफ द लॉक करता है, यानी कि रेप करता है बाय फोर्स, जो है वो उसकी लॉक ऑफ हेयर को अटेन करता है, हासिल करता है। पोइम का जो नाम है। अच्छा जी, बैरन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। बैरन कौन है? द एंटागनिस्ट ऑफ द पोइम बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल लॉर्ड पीटर, यानी कि वो जो उसका फीमेल जो उसका वर्जन था। द बैरन स्निप्स ऑफ बेलिंडा, स्निप्स कहते हैं काटना, बेलिंडाज लॉक ऑन अकाउंट ऑफ हिज इनफैचुएशन विद हर रिमार्केबल ब्यूटी, वो बुरी तरह से फंस गया था उसकी रिमार्केबल ब्यूटी में, एंड रिफ्यूजेस टू गिव इट बैक। और जब लड़ाई पता कहाँ से स्टार्ट होती है? बेलिंडा एक तो रोती चिल्लाती पीटती है कि भाई उसकी लॉक ऑफ हेयर्स काट ली गई है। दूसरे नंबर पे उसको गुस्सा तब आता है, बैरन कहता है मैंने वापस नहीं करनी, और वो कहती है मैंने वापस लेनी है। तो इसी लड़ाई में उनकी यहाँ मेस क्रिएट हो जाता है, उनकी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। और वहाँ पे वो जो लॉक ऑफ हेयर है वो गुम हो जाती है। और एंडिंग जब होती है ना इस पोइम की, तो ऐसे कहते हैं कि बेलिंडा को ये कह के बताया, उसको चुप करवाया जाता है शायद, कि जो वो उस आसमानों पे चली गई है वो, और वो इमोर्टल हो गई है तुम्हारी लॉक ऑफ हेयर, यानी कि ब्यूटी को एग्जैजरेट इतना कर दिया गया है कि उसकी लॉक ऑफ हेयर को इतनी इंपॉर्टेंस दी गई कि कहाँ पे उसको पहुँचा रही है, ठीक है। अच्छा जी, आई अर्लियर दैट डे, उससे अगले दिन, बिफोर द सन रोज, इससे पहले कि सूरज निकलता, द बैरन प्रे टू लव फॉर सक्सेस इन गेनिंग हिज प्राइज बाय बिल्डिंग अ पेयर आउट ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स एसोसिएटेड विद लव। अब जो बैरन होता है ना वो अट्रैक्ट हो जाता है उसकी लॉक ऑफ हेयर्स की तरफ, और वो जो है ना वो रिजॉल्व कर लेता है, पक्का इरादा कर लेता है कि वो किसी न किसी तरह अपना ये जो लव है इसमें कामयाब ठहरेगा, और वो जो लॉक ऑफ हेयर्स हैं उनको एज अ प्राइज़, एज अ अवार्ड हासिल करेगा। और क्या करता है, उसको हासिल करने के लिए ना वो बड़ी कोई अजीब हरकतें करता है। ये पेयर जो है ना, पेयर आपने सुना होगा वर्ड, हिंदी में वर्ड है क्या वर्ड है, चिता। चिता जलाते हैं ना वो, किसी चीज़ जैसे चीज़ें जला के, तो कुर्बानी देने के लिए शायद कोई उनका ऐसे प्रोसेस है। तो वो क्या करता है, वो चिता जलाता है। लव, जैसे हमारी नैयत होती है। हाँ जी, लव बुक्स होती हैं ना, जो 12-12 बुक्स हैं लव की लिखी हुई, वो उनको लेके आता है। और उसके बाद जो इतने भी उसके पास लव लेटर्स होते हैं ना, डिलीट बॉक्स हमने पीछे पढ़ा था ना कि बेलिंडा जो है वो ओपन करती है और उसको पढ़ती है। तो लव लेटर्स जो है ना, वो कहता है जितने भी मेरी ज़िंदगी में आज तक मुझे लव लेटर्स मिले हुए हैं, वो सब की मैं चिता जलाऊंगा, पेयर वहाँ पे जला के उनकी कुर्बानी दे दूँगा कि मुझे बेलिंडा की जो लॉक है वो मिल जाए, ठीक है। और भी पता नहीं वो क्या क्या करता है आगे, आप देखेंगी। ये देखें, इंक्लूडिंग वॉल्यूम्स ऑफ फ्रेंच रोमांसेस, ये फ्रेंच रोमांस की हैं 12 बुक्स लिखी हुई, ये उनकी बात कर रहे हैं। गार्टर्स, ग्लव्स एंड लव लेटर्स, ये सारी चीज़ें जो है ना वहाँ पे वो आल्टर पे जाके ना देता है कि भाई मुझे बेलिंडा की लॉक ऑफ हेयर मिल जाए, ठीक है। और आई थिंक हमारा आज के लिए इतना ही होगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं, कल बाकी पढ़ेंगे। मोस्ट एपिक पोइम्स इंक्लूड अ सी वॉयज। अब यहाँ पे ये चीज़ें नोट करते जाइएगा कि बहुत सारी एपिक पोइम्स हैं जिनके अंदर सी वॉयज की बात होती है। कोई भी एपिक पोइट्री जो है, ये अगर आप नोट कर रही हैं तो लिख ले कि एपिक पोइट्री की एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि उसके अंदर सी वॉयज होता है। और वो सी वॉइस जो था वो किसी बड़े मकसद और बिग पर्पस के लिए होता था, किसी वैल्यूएबल पर्पस के लिए होता था। यहाँ पे किसी वैल्यूएबल नहीं, बल्कि एक एमलेस एक्टिविटी और एमलेस पर्पस और एमलेस जो आप कह लें कि गैदरिंग है, ठीक है। लेयर सीकिंग और प्लेयर सीकिंग एटीट्यूड वाली गैदरिंग जो है, वो गैदरिंग पे जाने के लिए सी वॉइस हो रहा है। So Belinda's traveling by boat emphasizes her role as a parody of an epic hero। वही बात
आ गई ना। और अब सी वॉइज कौन करता है, जो हीरो ऑफ द एपिक पोइम होता है, ठीक है वो। अब यहाँ पे बेलिंडा कोई लेडी तो नहीं है जो वो हीरो तो नहीं है ना, कोई जो लड़ने जा रही है कोई बैटल फील्ड के अंदर या कोई बड़ा काम करने जा रही है। ये तो आपको भी पता है कि वो क्या करने जा रही है। तो मोस्ट एपिक पोइम्स जो हैं वो इंक्लूड करती हैं सी वॉइज को। सो बेलिंडा से ट्रैवलिंग बाय बोट एम्फोसाइज इस बात के ऊपर जोर देती है कि हर रोल एज अ पैरोडी ऑफ एन एपिक हीरो, कि उसका जो रोल है ना वो मजाक है एक एपिक हीरो का। ही बी विजल्ड क्रॉस, उसने पहना वो होता है वो क्रॉस जिसकी मैंने बात की, स्पार्क जो होता है, which is beautiful, which is so beautiful that even Jews and infidels would be attracted by it। ये क्या है, ये जो चीज़ है ज्यूज़ की और इनफाइडल्स की बात हुई, क्या सुजेस्ट करते हैं, सुजेस्ट्स बेलिंडाज लेक ऑफ रिलीजियस कन्विक्शन। ये शो करते हैं, ये जो वर्ड्स यूज़ हुए ना सिम्बोलिकली, ये प्रेजेंट कर रहे हैं कि जो बेलिंडा है उसकी वो लेक करती है रिलीजियस कन्विक्शंस को, वो फॉलो नहीं करती, वो बड़ी दूर है। The cross is beautiful ornament rather than a symbol of her faith, a point Pope underscored by noting its appeal to non-Christians। अब देखिए जो वो उसने पहना वो होता है ना क्रॉस, वो क्रिश्चियनिटी का एक सिंबल है, ठीक है। जिस तरह हमारे मज़हब के अंदर हम अपनी किताब है जो कुरान मजीद, उसको बड़ा रिस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि हमारी लाइफ में अगर किसी चीज़ की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस या रिस्पेक्ट है तो वो कुरान मजीद की है। उसके बाद हमारा रिलीजियस सिंबल, जब हम मस्जिद जाते हैं तो कैप पहनते हैं, टोपी पहनते हैं, ठीक है, उसको भी हम रिस्पेक्ट देते हैं। वो किस चीज़ की तरफ इशारा करती है कि वो कैप पहनी हुई और ये जो बियर्ड रखते हैं, दाढ़ी रखी हुई, ये चीज़ें शो करती हैं भाई हम मुस्लिम्स हैं, ये हमारे सिंबल्स हैं। इसी तरह क्रिश्चियनिटी के अंदर भी जो है कुछ सिंबल्स हैं जो शो करते हैं कि ये लोग क्रिश्चियन हैं। अब ये जो क्रॉस है आपने देखा होगा, जितने भी क्रिश्चियन है ना, अगर किसी ने सीने पे नहीं लगाया तो गले में उन्होंने लॉकेट टाइप पहना होता है जिसमें क्रॉस का निशान बना हुआ होता है, मोस्टली पहना होता है, शायद ही कोई एक दो हो जिसने ना पहना हो, लोग पहनते हैं। और ये जो इनके चर्च हैं उनके ऊपर बड़ा सारा वो क्रॉस का निशान लगा होता है क्योंकि वो क्रिश्चियनिटी का सिंबल है। अब ये जो सिंबल है वो किस चीज़ को पॉइंट आउट करता है, फेथ को और उसकी जो एक रिलीजियस एट्रीब्यूट्स होती हैं उसको शो करता है। लेकिन यहाँ पे बेलिंडा ने क्या किया, उसका मजाक बना दिया, उसने उसको एक ब्यूटीफुल ऑर्नामेंट के तौर पे पहना हुआ है, अपने मतलब सजावट के लिए पहन लिया उसको। इसकी लेक ऑफ रिलीजियस कन्विक्शन को शो करता है कि उसने उसको उस रिलीजियस सिंबल को भी ऑर्नामेंट और डेकोरेशन और ब्यूटीफाई करने के लिए पहन लिया। देन अ सिंबल ऑफ हर फेथ, ठीक है, कि वो शो नहीं करवा दी कि वो फेथ है। ये पॉइंट जो है पोप क्या करता है, अंडरस्कोर करता है बाय नोटिंग इट्स अपील टू नॉन क्रिश्चियंस, क्योंकि जो नॉन क्रिश्चियंस हैं, इनफाइडल्स हैं, उनकी क्रिश्चियनिटी के साथ क्या ताल्लुक, ठीक है। अब हम है क्या, हम गौर करते हैं उनके उस सिंबल्स पहने हुए, हम देखते भी हैं तो इग्नोर करके गुजर जाते हैं, भाई हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि वो हमारे रिलीजियस के नहीं है। तो इसी तरह जो इनफाइडल्स हैं उसके अंदर मुस्लिम भी आ जाते हैं, बाकी जो क्रिश्चियनिटी के अलावा जो नेशंस हैं या जितने भी रिलीजन्स हैं वो सारे किसी दूसरे को नोट नहीं करते, अगर वो देख भी लें तो गुजर जाएंगे। अगर उसने अट्रैक्ट किया, इनफाइडल्स भी अट्रैक्ट होते हैं उसके रोज़ की तरफ, तो इसका मतलब ये है कि वो उसने ऑर्नामेंट के तौर पे, एक डेकोरेशन पीस के तौर पे यूज़ किया, वो अपने आप को डिकोर करने के लिए, ना कि रिलीजियस सिंबल के तौर पे। समझ आई मेरी बात अभी या नहीं? यस मैम। बट पोप डज सजेस्ट दैट परहैप्स हर वैनिटी इज़ नॉट ऑल बैड। यहाँ पे जो क्या नाम लेते हैं, पोप जो है वो यहाँ पे आपको बता रहे हैं, ये सजेस्ट करता है कि जो उसकी वैनिटी है ना वो इतनी बुरी नहीं है, वॉज नॉट ऑल बैड। द फ्रेज फीमेल एरर्स, ये जो वर्ड आपने ऊपर पढ़ा फीमेल एरर्स, हमने जो टेक्स्ट पढ़ी थी इसकी 2 पेजेस, उसके अंदर भी ये चीज़ पढ़ी थी। सजेस्ट एज अ वीमेन बेलिंडाज बिहेवियर इज क्रिटिसाइज्ड मोर हार्शली देन मैंस। फीमेल एरर्स की बात हुई तो यहाँ पे बताया गया है कि इलियट क्लास की जो वीमेंस थी, 18th सेंचुरी की वीमेंस थी, उनकी जो बिहेवियर था उसको मोर हार्शली जो है क्रिटिसाइज़ किया गया है, सटायर किया गया है, पॉइंट आउट किया गया है, क्योंकि उस टाइम की जो लेडीज़ थी वो मेन से भी ज़्यादा करप्ट थी। सो इफ़ हर ब्यूटी मीन्स दैट दीज एरर्स are instantly forgotten when gazing on her face, it seems only fair and wise that she cultivate her beauty to escape unfair moral scrutiny। अब यहाँ पे बात जो है ना समझने की है, वो कहता है कि अगर उसकी ब्यूटी का मतलब ये था कि जितने भी एरर्स हैं उसकी पर्सनालिटी के अंदर, अगर कोई बंदा उसके फेस के ऊपर गेज करता है तो वो इंस्टेंटली फौरी तौर पर भूल जाता है
तो ये इस चीज़ को शो करता है कि वो इट सीम्स ओनली फेयर एंड वाइज, ठीक है, ये फेयर एंड वाइज इसको शो करता है दैट शी कल्टिवेट्स हर ब्यूटी टू एस्केप अनफेयर मोरल स्कर्टनी। तो उसने क्या किया, वो उसने अपने किरदार को नहीं अब उसने अपनी जो कहते हैं ना सूरत और सीरत की बात, उसने अपनी सीरत पे नहीं सूरत पे ध्यान दिया कि उसके फेयर को देख के जो एक मोरल स्कर्टनी लोगों को है वो उससे एस्केप कर जाए। उसने अपनी ब्यूटी को कल्टीवेट किया। तो यहाँ पे आपको समझ आ रही है कि कौन से फ्लॉ को हाईलाइट किया जा रहा है इन लाइंस के थ्रू। पॉप जो है वो बताना क्या चाहता है, बेसिकली वो यही बताना चाह रहा है कि उस टाइम की लेडीज़ इस तरह के बिहेवियर्स रखती थी, ठीक है, उस टाइम की जो लेडीज़ थी वो इस तरह के बिहेवियर्स रखती थी। ज़रा ये सिंबल भी देख लें, नीचे उन्होंने दिया भी हुआ है, ये देखें, ये वाला होता है वो क्रॉस का सिंबल, ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा, दिस वन, दिस, ठीक है, ये देखें। इसके साथ जो थीम भी रिलेटेड है ना वो रिलीजन एंड मोरालिटी की है, ठीक है, और रिलीजन और मोरालिटी दोनों इस चीज़ से रिलीजन और मोरालिटी जो है वो इनके सिंबल से रिलेटेड है, ठीक है। अच्छा जी, अभी आप मैम ये जो लास्ट होगा स्क्रूटनी, इसका क्या मीनिंग है? स्कर्टनी का मतलब होता है ये जो मोरल एट्रीब्यूट्स जो होते हैं ना, मोरल रिस्ट्रिक्शंस होती हैं वो। ओके। एक सोसाइटी के जो बनाए हुए असूल होते हैं मोरल बेस पे हों या रिलीजियस बेस पे हों, जो भी, यहाँ पे मोरल स्कर्टनी की बात हो रही है। हेयर पॉप वंस अगेन अपीयर्स टू सजेस्ट दैट, अब इन लाइन्स की ये एनालिसिस हो रहे हैं कि हेयर पॉप वंस अगेन अपीयर्स टू सजेस्ट दैट देयर माइट बी समथिंग लिबरेटिंग अबाउट बेलिंडा's vanity. Her hair has the power to make slaves of the men who would treat her as an inferior person for being a woman. So depicting her curls as prisons for suitors who are dazzled by love suggests that her beauty even the playing field a bit at the particular court. कल मैंने एक बात की थी कि 18th सेंचुरी की जो विमेंस थी उनको इन्फीरियर समझा जाता था बाय मेंस सुपीरियर पर्सनैलिटी थे और जो विमेंस थी वो इन्फीरियर, ठीक है। तो फिर जो है जब इस तरह का माहौल बन जाता है ना किसी सोसाइटी के अंदर, आपको ये बात पता होगी कि मर्द और औरत दोनों जो हैं वो गाड़ी के दो पहिए हैं, लेकिन जिस मुआशरे में मर्द फिर औरत को स्टपनी समझकर इस्तेमाल करता है ना, तो फिर वहाँ पे रिवोल्ट होता है, बगावत होती है। फिर इस तरह के नारे भी लगते हैं जैसे हमारे लगते हैं ना, ये अभी मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, खाना तुम गर्म कर लो, बच्चे तुम संभालो, तो ये चीज़ उभरती है। अब ये हमारी सोसाइटी के अंदर आप अगर मैं दोनों चीज़ों को रिलेट करूँ तो क्या ये मॉरल करप्शन है ना हमारी सोसाइटी की, ठीक है। मैं इस तरह के फेमिनिज़म के हक़ में बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो उस टाइम पे भी वीमेंस ने जब उनको उनके बेसिक राइट्स जो थे उनसे उनको महरूम कर दिया गया, उनको डिनाई कर दिया गया, घरों में बंद कर दिया गया, तो फिर वहाँ की वीमेंस ने रिवोल्ट किया और रिवोल्ट के मुकाबले में वो बदतमीज़ हो गई, ठीक है। फिर बदतमीज़ हुई तो फिर मेंस ने उनको क्रिटिसाइज़ करना स्टार्ट कर दिया, जो अभी रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, ये पूरी वर्ल्ड के अंदर फेमिनिज़म के नाम पे जो हो रहा है, सेम 18th सेंचुरी सोसाइटी में भी हुआ। और उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स थे और जो हार्म्स थे वो आपके सामने हैं, वो बेलिंडा जैसी लेडीज़ की सूरत में सामने है। और बेलिंडा जो है वो ऑल इन वन है, ठीक है, वो सारी सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रही है, सारी सोसाइटी की लेडीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, मेजॉरिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, माइनॉरिटी को नहीं कर रही। माइनॉरिटी को करने के लिए एक और वीमेन आपको नज़र आई, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ 18th सेंचुरी वीमेन जो थी वो बेलिंडा रिप्रेजेंट कर रही थी, ठीक है। और अभी मैं आपको बता दूं, अभी ये जो फेमिनिज़म के नाम पे हमारी सोसाइटीज़ के अंदर हो रहा है ना, इसके भी साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे बेलिंडा के। अभी गुजरने दें, आपको ही एक 1 डिकेड ही गुजर जाए, उसके बाद आपको शायद मेरी बात याद भी आएगी कि यही रिज़ल्ट्स आपको मिलेंगे जो अभी हो रहे हैं, क्योंकि औरत मार्च के नाम पे, फेमिनिज़म के नाम पे हमारे यहाँ भी यही कुछ हो रहा है। यस मैम, ये तो है। हाँ जी, उसके बाद है आगे ये वाली जो लाइन्स हैं इनके बारे में बात करते हैं। द पेयर इज़ रेफरेंस, पेयर जो है मैंने बता दिया इसका मीनिंग। द पेयर इज़ रेफरेंस टू बोथ पेगन रिलीजन, पेगन जो है काफर को बोलते हैं, पेगन रिलीजियस, पेगन वो हैं जिनका कोई रिलीजन नहीं है। अगर कोई उनका बंदा जो ना अर्थ की, पेगन्स जो है ना, आई थिंक ये क्या करते हैं, आई थिंक ये अर्थ को गॉड मानते हैं, मतलब अर्थ की ये वर्शिप करते हैं। और अगर कोई इनकी फैमिली में डाई हो जाता है, मर जाता है ना, तो वो इन्होंने एक स्पेस रखी हुई है, खुली जगह, ज़मीन, वहाँ पे उसको फेंक करते हैं। वो कहते हैं कि अब ये ज़मीन पे है, वो इसको एक्सेप्ट करती है या नहीं करती। पेगन्स इस तरह का रिलीजन है, ठीक है।
तो ये जो पेयर है चिता जलाना, ये पेगन रिलीजन की ट्रेडिशन है और ये एपिक की भी ट्रेडिशन। अब सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स आपने यहाँ पे लिखा, ठीक है। अब जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आप ये लिखेंगे कि ये जो किधर गया, हाँ जी, ये जो ट्रेडिशन है पेयर की, ठीक है, पेयर बर्न करना, ये एपिक की ट्रेडिशन है। लेकिन ग्रैंड एपिक्स के अंदर वो किसी पर्पस के लिए ये करते थे, दुआ मांगते थे, मन्नत मांगते, तो पर्पस के लिए। यहाँ पे किसी पर्पस के नहीं, एक ऑर्डिनरी पर्पस है और बड़ा ही कोई ट्रिवियल सा और अब्सर्डिटी वाला पर्पस है। पेयर्स वर नॉर्मली बिल्ट फॉर फनरेरी पर्पसेस, ठीक है, वो वही बात आ गई ना, किसी फनरेरी पर्पस के लिए यूज। बट here the baron is using his pair to burn trivial items like garters and gloves in order to pray the god love. In this way Pope continues his parody of court life. court life की parody को वो continue कर रहा है कि ये इस तरह के लोग थे, इस तरह के कैलिबर, इस तरह की मेंटेलिटी के लोग थे। The moment also recalls the female vanity of Belinda's own pagan altar fashioned from her dressing table. अब उसके ड्रेसिंग टेबल पे आपने देखा होगा कि उसको ऐसे पोर्ट्रेट किया जाता है कि वो जो मेकअप वगैरह कर रही होती है ना, ऐसे लग रहा होता है जैसे वो रिलीजियस एक्टिविटीज़ को जो है वो वर्शिप कर रही है। इन पॉप्स टाइम मैन वर एक्सपेक्टेड टू बी मोरली एंड इंटेलेक्चुअली सुपीरियर टू वीमेन। ये देखिए, पॉप के टाइम के अंदर ना मेंस को कंसिडर किया जाता था कि वो एक्सपेक्टेड किया जाता था कि मॉरली और इंटेलेक्चुअली वो सुपीरियर थे मेन से। बट द पैरेलल बिटवीन द बैरन्स फेवलिस पेयर एंड बेलिंडा's ड्रेसिंग टेबल alter paints the two as being morally equivalent in their favourity। लेकिन जब विमेंस ने रिवोल्ट किया तो फिर पता चला कि दोनों ही मेंस एंड विमेंस इक्विवेलेंट हैं अपनी फ्राइवलिटी के अंदर। फिर चाहे वो मॉरल बेस पे हो, ब्यूटी की बेस पे हो, इंटेलेक्चुअल बेस पे हो, पॉलिटिकल बेस पे हो, किसी भी बेस पे हो, डोमेस्टिक बेस पे हो, सारी की सारी फ्राइवलिटी बेस में। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? क्या टाइम हो गया? क्लियर है बच्चे? यस मैम, क्लियर है। हाँ जी, अब ज़रा हम चलते हैं टेक्स्ट की तरफ। टेक्स्ट पढ़ लेते हैं आगे थोड़ा सा और फिर हम चलेंगे आगे। उस दिन हमने टेक्स्ट किया था यहाँ तक, ठीक है, कि यहाँ तक किया था जी, कैंटो 2 का यहाँ तक टेक्स्ट हमने कर लिया था। आगे हमने देखना है यहाँ से कि जो एडवेंचरस बैरन है उसने उसकी लॉक ऑफ फेयर देख ली है, अब वो उसको अटेन करना चाहता है। ठीक है, द एडवेंचरस बैरन द ब्राइट लॉक्स एडमायर। जब वो एडवेंचरस बैरन, एडवेंचरस मतलब कि कोई सीरियस और एक डिसेंट किस्म का इंसान नहीं है, एडवेंचरस सा कोई चुलबुला सा इंसान है, लड़का है बैरन। जब उसने ब्राइट लॉक्स ऑफ फेयर देखी हैं तो उसने उनको एडमायर किया है। ही सा, उसने देखी, ही विश्ड, उसने ख्वाहिश की, एंड टू प्राइज अस्पायर्ड। ठीक है, और उसने ये समझा कि ये जो लॉक ऑफ फेयर्स हैं वो मुझे एस्पायर्ड हो जाए, मुझे एज अ प्राइज़ मुझे मिल जाएं। किसके प्राइज़ में? वो जो लव उसने उससे किया है। ठीक है, रिजॉल्व टू विन, उसने इरादा कर लिया कि वो इनको जीत के रहेगा। ही मेडिटेट्स द वे। अब जब उसने इरादा कर लिया, अब ज़रा 18th सेंचुरी के जो गाइज हैं, जो मेंस हैं या बॉयज़ हैं, उनका एटीट्यूड देखें ज़रा। अब उसने जब इरादा कर लिया कि भाई वो किसी न किसी तरीके से विन करेगा उस लॉक ऑफ फेयर को, उसने क्या किया, उसने सोचना स्टार्ट कर, मेडिटेशन स्टार्ट कर दी कि भाई उसने हासिल कैसे करना है। ठीक है, बाय फोर्स टू रेविश, वो कहता है बाय फोर्स में उसको हासिल कर लूँ, और बाय फ्रॉड बीट्रे। ठीक है, बाय फोर्स में उसको रेप कर लूँ या फिर फ्रॉड, धोखा दे के फ्रॉड के साथ उसको अटेन कर लूँ। फॉर व्हेन सक्सेस, आगे फिर वो ये बात भी सोचता है कि जब कामयाब हो जाते हैं, लवर्स टॉयल एंड, जब जो लवर्स होते हैं, जो उनका मेन मकसद होता है लव को अटेन करने में, चीज़ को अटेन करने में, वो कामयाब हो जाते हैं। फ्यू आस्क, कुछ ही लोग हैं जो पूछते हैं, इफ़ फ्रॉड और फोर्स अटेन इन हिज हैंड, कि तुमने कैसे अटेन किया ये लव जो है, या कोई चीज़ जो लव में उसने अटेन किया है, बाई फ्रॉड की है या अटेन जो है बाई फ्रॉड किया है या बाई फोर्स की है। वो कहता है लोग परवाह नहीं करते, कोई एक ही पूछता है। तो असल मकसद ये है कि आपने हासिल कर ली, उसने विन करना है। फॉर दिस ही वेयर फोबिस रोज एंड ही इम्प्लोर्ड। फोबिस जो है बेसिकली द गॉड ऑफ सन है। तो कहता है कि सूरज के निकलने से पहले ही हैड इम्प्लोर्ड, उसने मन्नत की, दवा मांगी, प्रोपोशियस हेवन। ठीक है,
हेवन प्रपोशियस कहते हैं ग्रेशियस मैजेस्टी वाली हेवन, एंड एवरी पावर अडोर्ड, जितनी भी उसकी पावर्स थी उन सब की उसने बड़ी तारीफ़ की, अडोर्ड किया, बट चीफली लव, उसने कहा, और जो उसका सबसे बड़ा लव था उसके लिए, टू लव आल्टर बिल्ट, उस लव को अटेन करने के लिए उसने जो लव की आल्टर थी कुर्बान का थी, उस पे एक आल्टर बिल्ट की छोटी सी, किस किस चीज़ों की वो आगे बताएगा। ऑफ 12 वास्ट फ्रेंच रोमांसेस नीटली गिल्ट कहते हैं जिल्द की हुई अच्छे तरीके से, 12 वास्ट रोमांस के ऊपर, लव के ऊपर, फ्रांस की 12 लिखी हुई किताबें लव के ऊपर जो कि बहुत अच्छे तरीके से जिल्द की गई थी। देयर ले 3 गार्टर्स उसने जो है वहाँ पे बिल्ड किए, जो आल्टर बना रहा था वो वहाँ पे चीफली लव के सामने चढ़ाने के लिए। हाफ अ पेयर ऑफ ग्लव्स, ठीक है, आपने 2 में से एक हाफ पेयर ऑफ ग्लव्स उसने दिए, एंड ऑल द ट्रॉफीज़ फॉर हिज फॉर्मर लव्स, और जितने भी उसको ट्रॉफीज़ यानी कि गिफ्ट्स वगैरह मिले हुए थे, जितने भी उसने पहले लव किए थे, फ्लर्ट किए हुए थे, उनमें जितने उसको लव मिले हुए ट्रॉफीज़ मिली हुई थी लव में, तो वो प्राइजेस को ही ट्रॉफीज़ बोल रहा है। विद टेंडर डिलेट डॉग्स मतलब कि उसका वो जिसके अंदर वो अपने लव लेटर्स रखा करता था वो बॉक्स, ही लाइट्स द प्रे, ये सारी चीज़ें वो इन सारी चीज़ों की आल्टर बना के ना वो एक पेयर जलाता है वहाँ पे, किस लिए, वो लोग को फेयर हासिल करने के लिए। एंड ब्रीथ्स 3 अमोरस सीज टू रेज द फायर, और 3 अमोरस सीज, आशिकाना सी, अमोरस कहते हैं लव के अंदर मतलब बहुत ज़्यादा जो इंडल्ज्ड होती हैं उस तरह की सिसकियाँ वो लेता, आहें भरता है, और अपनी उन ब्रीथ जो अमोरस सीज की जो आहें लेता है उनको हवा देता है उस आग को जो वो उन चीज़ों से जल रही होती है। देन प्रोस्ट्रेट फॉल्स, फिर वो सजदे में जाके झुक के, एंड बेग्स विद आर्डेंट आइज़, बड़ी दर्दनाक आइज़ और आशिकाना आइज़ के साथ वो प्रे करता है, सून टू obtain, कि मुझे जल्दी मिल जाए, एंड लॉन्ग पोजेसेस द प्राइज़, कि मुझे वो लोग अफेयर जल्दी मिल जाए और मैं अरसे तक अपने पास रख सकूँ। द पावर्स गेव एयर, पावर्स यानी कि ऊपर उसकी बात सुनी तो गई, उसकी दवा कबूल तो होगी, एंड ग्रांटेड हाफ हिज प्रेयर, लेकिन आधी सुनी गई आधी कहीं बीच में ही रहेगी। इसका मतलब है उसने लो को फेयर हासिल तो कर ली लेकिन वो उसको लॉन्ग टाइम तक अपने पास ना रख सका। द रेस्ट द वाइंड्स डिसअपेयर्ड इन एम्प्टी एयर, बाकी की जो थी वो वैन वाइंड्स में ही कोई रह रू गई अगर आगे पूरी नहीं पहुंची। ठीक है, आगे बात हो रही है बट नाउ सिक्योर द पेंटेड वेसल ग्लाइड्स, अब वो उसकी बात ख़त्म हो गई है, अब आगे हो गई है। अब फिर बेलिंडा पे आ गया, जो बेलिंडा को जो प्लेंटेड वेसल यानी कि उसका प्रोटेक्टेड वो वेसल जहाज़ जहाँ पे वो बोट जहाँ पे वो जा रही है वो तेज़ी के साथ चल रहा है। द सन बीम्स ट्रैम्बलिंग ऑन द फ्लोटिंग ट्राइड्स, जो सन की रेज बीम कर रही है, सन बीम्स जो फ्लोट कर रही थी टाइड्स लहरों के साथ टकरा रही थी ना, बेलिंडा की खूबसूरती को देखते हुए वो भी ट्रेम्बल कर रही थी, काँप रही थी। वाइल मेल्टिंग म्यूजिक स्टील्स अपॉन द स्काई, और लहरों का बड़ा अच्छा प्यारा सा शोर उठ रहा था जो मेल्ट कर रहा था, जो मतलब बड़ा अच्छा यहाँ पे ये समझ ले कि बड़ा अच्छा माहौल था। एंड सॉफ्टन साउंड्स अलोंग द वाटर डाइज, और जब वो मेल्टिंग साउंड्स म्यूज़िक जो है वो ऊपर से आता गिरता और नीचे जब वो गिरता तो बड़ी अच्छी उसकी आवाज़ जो है वो लगती थी, पैदा होती थी। स्मूथ फ्लो द वेव्स द ज़फ़ायरस जेंटली प्लेस, ज़फ़ायरस कहते हैं वेस्ट विंड को, हवा को कहते हैं, जो हवा का देवता है ना जो उसको ज़फ़ायरस कहते हैं। क्या बड़ी स्मूथ किस्म की हवाएं जो हैं वो चल रही थी, जेंटली प्ले। बेलिंडा स्माइल्ड एंड ऑल द वर्ल्ड वाज ग्रे, जब बेलिंडा मुस्कुराती है तो पूरी दुनिया मुस्कुराती है। अब ये क्या है, मेटाफर है, एग्जैजरेशन है, हाइपरबोल है पोइट ने यूज़ किया हुआ कि बेलिंडा जब स्माइल करती है तो ऐसे लगता है कि पूरी दुनिया स्माइल कर रही है। ऑल बट द सिल्फ, सब स्माइल करते हैं लेकिन सिल्फ जो उसका गार्डियन स्पिरिट होती है, सबसे मेन चीफ होती है, विद केयरफुल थॉट्स प्रेस, वो कुछ गमगीन सा बैठा हुआ सोच रहा होता है। द इम्पेंडिंग वो स्टेट हैवी ऑन हिज ब्रेस्ट, उसको पता है कि बेलिंडा के ऊपर कोई मुसीबत आने वाली है लेकिन उसको ये नहीं पता कि कब आनी है, कैसे आनी है और किस तरह की आनी है। द इम्पेंडिंग ही समन्स स्ट्रेट हिज डिनाइजेस ऑफ द एयर, ये सोचते हुए और उसको पता है कि कोई मुसीबत बेलिंडा के ऊपर आने वाली है, उन बाकी जो उसकी फौज होती है डिनाइजेस उसकी जो
ये डिनाइजेंस ऑफ एयर होते हैं, जो उसकी बाकी आर्मी होती है, वो उनको इकट्ठा करता है, बुलाता है ताकि उनको वार्न कर सके कि आपने ख्याल रखना है, ठीक है। द लूसिड स्क्वाड्रंस अराउंड द सेल अपीयर्स, ठीक है। और बहुत सारी जो स्पिरिट्स होती हैं, स्पिरिचुअल क्रिएचर्स होती हैं, वो जो सेल है उसके इर्द गिर्द जो है वो जमा होना स्टार्ट हो जाती हैं। सॉफ्ट और श्राउड्स एरियल विस्पर्स ब्रीथ, कुछ एरियल्स जो है ना, पीछे आपने इनकी डिस्क्रिप्शन पढ़ी है कैंटो 1 के अंदर, कि उनकी अपनी वो जिस तरह के चाहें उस तरह के बन जाते हैं, कुछ सॉफ्ट हैं, कुछ हार्ड हैं, कुछ इस तरह के हैं, ठीक है। तो वो सारे आपस में बात कर रहे होते हैं। दैट सीम्ड बट जाइफरस टू द ट्रेन ब्रीथ, लेकिन उन सबकी जो विस्पर्स होती है वो ऐसा क्रिएट कर रही होती है साउंड जिस तरह के जाइफरस की वाइंड जो है, वेस्ट विंड जो है वो चल रही है। सम टू द सन देयर इंसेक्ट विंग्स अनफोल्ड, कुछ सन के सामने जाते हैं, अपने जो इंसेक्ट विंग्स हैं उनको खोलते हैं और बंद करते हैं। वेट वाफ्ट ऑन द ब्रीज, कुछ हवा में तैर रहे होते हैं। और सिंक क्लाउड्स ऑफ गोल्ड, और कुछ सुनहरी बादलों के अंदर सिंक कर रहे होते हैं। ट्रांसपेरेंट फॉर्म्स यानी कि किसी भी तरीके से वो मोल्ड हो सकते हैं। टू फाइन फॉर मोर्टल साइट, और ट्रांसपेरेंट फॉर्म जो थी बड़ी अच्छी थी मोर्टल साइट के लिए। देयर फ्लूइड बॉडीज हाफ डिजोल्व इन द लाइट, उनकी जो फ्लूइड बॉडीज़ होती थी वो हाफ डिजोल्व हो जाती थी, लाइट के अंदर नज़र नहीं आता था कि क्या है क्या नहीं, मतलब साथ में डिजोल्व हो जाती, इस तरह की उनकी बॉडीज़ थी। यहाँ पे उनकी डिस्क्रिप्शन दी जा रही है कि किस तरह की थी। वो कहता है लूज टू द वाइंड देयर एरी गारमेंट्स फ्लू देन ग्लिटरिंग टेक्सचर्स ऑफ द फिल्मी ड्यू। अब ये उनकी सारी डिस्क्रिप्शन दी जा रही है कि किस तरह की उनकी बॉडीज़ हैं, किस तरह से। अब जो है ना यहाँ पे क्या कहते हैं, जो सिल्फ है वो यहाँ पे ना उनको वार्न कर रहा है कि जिस तरह की तुम लोगों की बॉडीज़ हैं ना, अब वो मोम की बनी हुई जो यहाँ पे ये अनफोल्ड करने की बात हुई है, किधर गया, विंग्स को अनफोल्ड करने की बात हुई, ये एज अ पनिशमेंट बात हुई है। वो उनको समझा रहा होता है कि जो जो ड्यूटीज़ आप लोगों को दी गई है ना बेलिंडा की, आपने देखा ना पीछे कोई मेकअप के ऊपर बैठा हुआ है, कोई उसकी लोक ऑफ फेयर को, कोई किसी चीज़ को जो है ना वो क्या कर रहे होते हैं, गर्ड कर रहे होते हैं। तो वो कहता है कि किसी ने भी लापरवाही नहीं बरतनी, सब ने अपनी अपनी ड्यूटीज़ को टाइमली जो है वो करना है, ताकि जो इम्पेंडिंग वो एक मुसीबत ख़तरा आने वाला है ना बेलिंडा के ऊपर, वो हमारा जो है टल जाए, ठीक है। आज के लिए हमारी इतनी लाइन्स हैं स्काइज तक की, सॉरी यहाँ तक फिल्मी ये मॉडल साइड तक। कितनी, ये अपनी बुक पे ज़रा मार्क करें कितनी लाइंस बनती हैं, कहाँ तक बनती हैं, ठीक है। असाइनमेंट में इसकी बता दूँ, इसकी असाइनमेंट आपने ये जो मैंने पीछे आपको पढ़ाया है ना कैंटो 2 का डिस्क्रिप्शन और एनालिसिस आपको पढ़ाया, उसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। और ये फ्रॉम लाइन नंबर 1 से लेके यहाँ तक जितनी लाइंस हमने पढ़ ली हुई हैं उन सब की इन सब की आपने डिस्क्रिप्शंस लिखनी है निकाल के कि कौन कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है। मैंने डिस्क्रिप्शंस पिछले वाले लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस की थी कि कैसे निकालनी है। इसकी लिटरेरी टर्म्स भी निकाल के लिखनी है एक साइड पे, वो भी मुझे सबमिट करवानी है एज असाइनमेंट। और ये जो है ना बेलिंडा की स्माइल वाला कहाँ गया वो, व्हेन बेलिंडा स्माइल्स ऑल द वर्ल्ड स्माइल्स, वो लाइंस किधर हैं, लाइन नंबर कौन सी है वो, मैम ऊपर है मैम, ये जहाँ पे आपका एरो आ रहा है वही है, बेलिंडा स्माइल एंड ऑल द वर्ल्ड वाज जी ये है, ठीक है। बेलिंडा स्माइल, ये 4 लाइन, बल्कि 3 नहीं 2 ही, यहाँ से कर ले, स्मूथ फ्लो से लेके ये ऑप्रेस्ड तक 3 लाइंस, ऑप्रेस्ड एंड अच्छा ये 4 लाइंस हैं, ऑप्रेस्ड नहीं ब्रेस्ट तक, ये 4 लाइंस की आपने आरटीसी करनी है, ठीक है। स्मूथ फ्लो से ब्रेस्ट तक की इनको मार्क करके इनकी आरटीसी करनी है, डिस्क्रिप्शंस और इसके अंदर जितनी थीम्स यूज़ हुई हैं वो निकालनी है और सिंबल्स निकालनी, ठीक है। ये आपका आज का टास्क है। और अभी ईद की छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं, सारी मौजें ख़त्म हो गई हैं, हमारे पास टाइम भी कम है,
तो मैं किसी का भी कोई एक्सक्यूज़ नहीं सुनूंगी कि मैम इस वजह से मेरी असाइनमेंट रह गई या काम रेगुलर बेसिस पे स्ट्रिक्टली क्लास होगी और सबकी असाइनमेंट्स मुझे सबमिट होनी चाहिए। ठीक है, जो क्लास में नहीं है वो भी सुन लें। यस मैम।